अब है पोक्सो एक्ट, जो चिर परिचित नाम पोक्सो एक्ट। समझ में आ रहा है क्या भाई? सरोज कुमारी शाबाश, सुनील कुमार बहुत बढ़िया। पोक्सो एक्ट 2012। आपको रुकना नहीं है, आपको मंजिल तक पहुंचना है। खुद पुकारेगी मंजिल तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूं गुजर जाऊंगा। यदि आपको मेहनत करोगे तो आपकी अपनी मंजिल मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखें अपनी पढ़ने का तरफ। आगे बढ़ने के लिए बहुत गंभीरता से पढ़ना है। इस पर टीका टिप्पणी या आप यदि गंभीरता नहीं रखोगे तो ये चीज़ें याद नहीं होगी। अब अपन पढ़ेंगे पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट का पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इसका पूरा नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ये 2012 में एक्ट लाया गया था। और ये लागू कब हुआ था? पोक्सो एक्ट लागू कब हुआ था भाई, बताइए आप। ये कब लागू हुआ था पोक्सो एक्ट? पोक्सो एक्ट लागू हुआ था बाल दिवस के दिन, यानी 14 नवंबर 2012 को ये एक्ट लागू हुआ था। पोक्सो एक्ट निर्भया कांड के बाद में जो हुआ था उसके बाद लाया गया था पोक्सो एक्ट। ये लागू हुआ था 14 नवंबर 2012 को, अर्थात बाल दिवस के दिन इसको लागू किया गया था। याद रखिए पोक्सो एक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपराध है, एक्ट है जो बच्चों से संबंधित अपराध है। अब इसमें आप देखिए, इसमें जो धाराएं हैं, एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। चार्ट के माध्यम से धारा 3 जो है वो कहती है प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला यानी यदि इसमें परिभाषा दी गई है धारा 3 में, और 16 वर्ष से कम बालक प्रवेशन लैंगिक हमला। अब प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये है प्रवेशन लैंगिक हमला। यदि इसमें दो परिभाषा जो दी गई है, इसमें जो परिभाषा दी गई है प्रवेशन लैंगिक हमला होगा क्या? प्रवेशन लैंगिक हमला होगा यदि कोई व्यक्ति स्वयं का लिंग योनि किसी भी बालक के योनि, मुंह, मूत्र मार्ग और गुदा में प्रवेश कराता है तो वो प्रवेशन लैंगिक हमला है। अब इस लिंग की जगह यदि वो शरीर का अन्य पार्ट या कोई वस्तु, यदि कोई शरीर का अन्य पार्ट या वस्तु योनि, मूत्र मार्ग और गुदा में प्रवेश कराता है, या अपना मुंह उसके योनि, मूत्र मार्ग, गुदा या लिंग पर लगाता है, तो वो प्रवेशन लैंगिक हमला है। यानी ये लगभग एक जो अभी रेप की धारा पड़ी थी उसी टाइप का ये अपराध है, प्रवेशन लैंगिक हमला। क्योंकि आमतौर पे ये माना जाता है कि जो बलात्कार है वो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स ही है, जबकि सेक्सुअल इंटरकोर्स से भिन्न इसकी परिभाषा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपना लिंग या कोई अन्य बॉडी का पार्ट या कोई वस्तु योनि, मूत्र मार्ग, गुदा में प्रवेश कराता है वो बलात्कार है। इसी प्रकार प्रवेशन जो लैंगिक हमला है, यदि कोई व्यक्ति अपना लिंग
किसी बालक के योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है, या अपने लिंग के अलावा अन्य कोई पार्ट या कोई वस्तु योनि, मूत्रमार्ग, गुदा में प्रवेश कराता है, या अपना मुंह लगाता है, कहाँ पर, योनि पे, मूत्रमार्ग पे, गुदा में या लिंग पर, वो प्रवेशन लैंगिक हमला है। ये इसकी परिभाषा है, वो परिभाषा दी गई है धारा 3 में। अब यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है, जो मैंने ये परिभाषा बताई है, इस प्रकार का यदि अपराध करता है तो धारा 4 में सजा है 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास, 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास। और यदि वो ऐसा 16 वर्ष से कम उम्र के बालक के साथ करता है, यानी प्रवेशन लैंगिक हमला, तो उसकी सजा है न्यूनतम 20 साल और आजीवन कारावास तक, मरने तक। ये धारा जैसे यहाँ जोड़ी थी, इसमें 16 वर्ष से कम बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला जैसे 376 के पार्ट 3 में जोड़ी गई थी, 376 के पार्ट 3 में जोड़ी गई थी, वैसे ही ये 2018 में उसको ला करके अध्यादेश, और उसके बाद में ये जोड़ी गई थी धारा 16 वर्ष से कम बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला। इसमें सजा है 20 वर्ष और आजीवन कारावास तक। ये है प्रवेशन लैंगिक हमला, यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब यदि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, इसकी परिभाषा दी गई है 5 में। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है यानी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी गंभीर रूप से इसका अर्थ है गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला। ये शब्द जो अपना कानून है उसमें ये शब्द ही काम में लिया गया है, इसलिए इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं ये वर्ड लेता हूँ काम में। बाकी इसका अर्थ है गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला। अब गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होगा, उसकी परिभाषा ये होगी, कोई भी पुलिस अधिकारी अपने थाना क्षेत्र या कर्तव्य के दौरान कोई सशस्त्र बल का सदस्य या कोई लोक सेवक या कोई जेल संप्रेषण गृह का कर्मचारी, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल का कोई कर्मचारी, या कोई सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या कोई डरा धमका के करता है, या जिससे ऐसा रेप करता है जिससे वो बालिका गर्भवती हो जाती है, या वो कोई रिपीटेड बलात्कार करता है, या 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर करता है, या गर्भवती बालिका से या दोषी होकर दोबारा ऐसा अपराध करता है, तो वो सारी चीज़ें गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में आ जाएगी। जो अपन ने 376 के जो सेकंड पार्ट में पढ़ा था वो चीज़ यहाँ पर है। 376 का पहला पार्ट पढ़ा था बलात्कार, जिसमें 7 साल तक की सजा थी, और फिर सेकंड पढ़ा था पुलिस अधिकारी वाला, तो वो ये है पुलिस अधिकारी या कोई हॉस्पिटल का कर्मचारी या कोई किसी का संप्रेषण गृह का कर्मचारी या कोई लोक सेवक या कोई अध्यापक या कोई इस प्रकार की बालिका जो सांप्रदायिक दंगा हुआ और भटक रही हो, या कोई प्राकृतिक आपदा आई हो और बालिका भटक रही हो, उसके साथ में इसमें बालक और बालिका दोनों आ सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ये केवल बालिका के साथ अपराध नहीं है, ये जो पोक्सो एक्ट दिया गया है ये लड़के के साथ भी अपराध है, जैसा कि मैंने बताया था। यानी उसके लिंग के कोई मुंह लगाता है तो भी वही प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाएगा। तो ये एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, वो है धारा 5 में। इसकी सजा है धारा 6 में, इसकी न्यूनतम है 20 साल से लेकर के इसको आजीवन कारावास यानी LI तक हो सकती है, और मृत्युदंड भी हो सकता है। तो अब आप देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट धारा है ये। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा धारा 5 में है और 6 में इसकी सजा है। क्या आप लोगों को आया भाई, समझ में आ रहा है? डेट से बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार इसको शेयर कर दीजिए अपने सेशन को। उसके बाद में है लैंगिक हमला। लैंगिक हमला मतलब सेक्सुअल असॉल्ट,
ये तो था परवेशन लैंगिक हमला और गुरुतर परवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसकी परिभाषा इधर है, इधर इसकी सजा दी हुई है। अब है सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमला। अब लैंगिक हमला क्या है? कोई व्यक्ति स्पर्श करता है, क्या स्पर्श करता है? योनि को, लिंग को, गुदा को या स्तन को। यानी लैंगिक हमला क्या है? परिभाषा साथ में है, कोई व्यक्ति स्पर्श करता है आशयपूर्वक, इंटेंशनली, योनि को स्पर्श करता है, किसी बालक के लिंग को स्पर्श करता है, किसी के गुदा को स्पर्श करता है या किसी के स्तन को स्पर्श करता है, वो लैंगिक हमला कहलाता है, सेक्सुअल असॉल्ट कहलाता है। वो कहलाता है सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट की जो 7 धारा है इसमें परिभाषा है और 8 में इसकी सजा दी गई है, वो है न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 5 साल। यानी कोई व्यक्ति किसी भी बालक के योनि, गुदा, लिंग या स्तन को स्पर्श करता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल असॉल्ट। एंड पनिशमेंट 3 to 5 years, 3 साल का मिनिमम और 5 साल का अधिकतम। ये है धारा 8 में। फिर इसी का अगला रूप है गुरुतर, वही एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। यानी वही व्यक्ति यदि इस प्रकार का कृत्य करते हैं जो अभी बताया था, कौन से? कोई पुलिस वाला करता है, कोई लोक सेवक करता है, कोई मास्टर करता है, कोई डॉक्टर करता है, कोई हॉस्पिटल का कर्मचारी करता है, कोई संप्रेषण गृह का करता है, कोई किसी प्रकार की बालिका को इसके साथ जो पंथीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा के दौरान भटकी हुई हो या प्राकृतिक आपदा से त्रस्त हो, ऐसी लड़की के साथ में, ऐसे बालक के साथ में, इसमें केवल लड़की नहीं है, ध्यान रखना, पोक्सो एक्ट है वो बालक और बालिका दोनों के लिए बना हुआ है। उसके लिंग को स्पर्श करना भी वही अपराध है जैसे बालिका की योनि को स्पर्श करना। इसलिए ये सेक्सुअल असॉल्ट है, जो लैंगिक हमला है, ये इसमें जो सजा है वो 3 से 5 साल है। और जो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें सजा है 5 से लेकर के 7 साल। इसमें वो व्यक्ति आ जाएंगे जो पुलिस अधिकारी वगैरह, लोक सेवक वगैरह, सारे वो व्यक्ति आ जाएंगे। ये था गुरुतर लैंगिक हमला और इसकी सजा है धारा 10 में जो 5 से 7 साल तक है। फिर है धारा 11 में है लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट अपन ने अभी पढ़ा था 354 को, मैं अभी इसलिए इस वापस लेके आया था। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है? जो कोई व्यक्ति स्वयं कोई शब्द बोल के, धमनी अंग प्रदर्शन करके, या बालक के कोई शरीर को पार्ट के प्रदर्शित करा के, या कोई अश्लील प्रयोजन हेतु पोर्न दिखा करके, या कोई पीछा करता है, या कोई अश्लील प्रयोजन हेतु बालक को लालच देता है, तो वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट। यानी अपन ने जो धारा 354 की जो पार्ट पढ़े थे, 354D के, 509 के, उस प्रकार की जो कृत्य हैं 354D, यानी जैसे पीछा करता है, 509 वाला है कोई अंग प्रदर्शन करता है, उस IPC में अपन ने जो पढ़ा था वही यहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट है, धारा 11 के तहत लैंगिक उत्पीड़न है। इसकी सजा है धारा 12 में 3 साल की। इसकी सजा कितनी है? 3 वर्ष की, वो है धारा 12 में। अब कोई व्यक्ति अश्लील प्रयोजन में बालक का यूज करता है, अश्लील प्रयोजन यानी पोर्नोग्राफी वगैरह में बालक का यूज करता है, वो है धारा 13 में। तो उसकी सजा कितनी है? वो है धारा 14 में। यदि प्रथम बार करेगा तो 5 वर्ष और सेकंड बार करेगा तो 3 वर्ष। प्रथम बार है वो 5 वर्ष और सेकंड बार करेगा तो 7 वर्ष। ये इसकी है सजा, यदि कोई उसका अश्लील प्रयोजन में बालक का यूज करता है। बालक का मतलब यहाँ बालक यानी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों से हैं। ये एक्ट जो बना हुआ है, ये ध्यान रखना, ये बॉयज एंड गर्ल्स
दोनों के लिए बना हुआ है। ये धारा 13 और धारा 14 में इसकी सजा है। अब है कि बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड। जैसे बालक को खुद को काम में लेके, जैसे बालक को नंगा करके या बालक को किसी प्रकार की ऐसी अश्लीलता का प्रदर्शन कराते हुए कोई सामग्री वो तैयार करता है और फिर उस सामग्री का भंडारण करता है, यानी स्टोरेज करता है, तो वो उसके लिए दंड है। धारा इसी में 15 में दंड है, वो 3 प्रकार का दंड है। 3 प्रकार का मतलब यो वो केवल स्टोरेज करता है तो उसका दंड है 5,000 रुपये। यदि वो केवल उस अश्लील सामग्री का प्रयोग जिसमें बालक को यूज करके अश्लील सामग्री बनाई गई हो, उसका यदि वो भंडारण करता है यानी स्टोरेज करता है तो उसकी सजा है 5,000 रुपये। और यदि वही उसी सामग्री को वो प्रचार प्रसार करता है, इधर उधर फैलाता है, फॉरवर्ड करता है, प्रचार प्रसार करता है, तो उसकी सजा, जो यदि प्रचार प्रसार करता है तो उसकी सजा है 3 साल। और यदि वही उसको कॉमर्शियल पर्पज से यूज करता है, उसका यदि कॉमर्शियल पर्पज करता है यूज है, तो कॉमर्शियल पर्पज के लिए उसकी सजा है 3 से लेकर के 5 वर्ष प्रथम बार और 5 से लेके 7 साल दूसरी बार। ये क्वेश्चन आया था पुलिस परीक्षा में कि बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का भंडारण यदि वो वाणिज्यिक भंडारण करता है, तो यदि वो इस प्रकार का भंडारण करता है तो वो उसकी सज़ा क्या होगी? उसकी सज़ा होगी 3 से 5 वर्ष और 5 से 7 साल। ये प्रश्न आया था पुलिस कांस्टेबल वाले एग्जाम में। तो क्लियर हुआ आप लोगों के लिए? फिर आप लोगों तक आवाज आ रही है? आप लोग मेरा एक प्रचार क्लासेस है, वो यूट्यूब चैनल है, उस पर डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसमें मैटर भी उपलब्ध कराया गया है। आप लोग प्रचार क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाकर डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का वो देख लें और उसमें आपको सामग्री भी मिल जाएगी। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉक्सो एक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको मिस नहीं करें। आप लोग यदि अपना वक्त खो देंगे, समय पे आप लोग सचेत नहीं होंगे और केवल इसको एक मजाक के रूप में लेंगे, तो आप लोग समझ में नहीं आएगा कि लोग आपके लिए क्या क्या बातें करेंगे। आपका जब वक्त अच्छा होगा तो सब आपके साथ होते हैं, यदि वक्त खराब होता है तो आपके लिए काफ़ी दुविधाएं पैदा हो सकती है। जब वक्त खराब होता है तो आंसुओं का शायद इसलिए कोई रंग नहीं होता, आंसुओं का शायद इसलिए कोई रंग नहीं होता क्योंकि जब वो आते हैं तो कोई संग नहीं होता, यानी विपरीत परिस्थितियों में कोई साथ नहीं देता है। आपको अपने जुझारूपन का परिचय खुद को देना पड़ेगा और मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे। तो आप लोग ध्यान दें, आप लोग अच्छे से क्लास को लीजिए। अब इसमें है अपराध का दुष्प्रेरण, यानी यदि कोई अपराध होता है, इस अपराध का दुष्प्रेरण यदि कोई करता है, यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उकसाता है, दुष्प्रेरित करता है, धारा 16 में, तो 17 में दंड है इसका कि वो यदि किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा तो वो ही उसको सजा मिलेगी, वो ही सजा मिलेगी। जैसे उसने प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दुष्प्रेरण किया, जो धारा 3 है प्रवेशन लैंगिक हमला, और धारा 4 में सजा है, तो उसको दुष्प्रेरण वाले को भी धारा 4 की सजा मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति ने एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का दुष्प्रेरण किया है, जो धारा 5 का, तो उसको धारा 6 में वही सजा मिलेगी तो उसको मिलेगी जिसने कृत्य किया है। इसलिए दुष्प्रेरण करना भी उतना ही भारी अपराध है जितना वो अपराध खुद करता है। फिर है 18 में, इस एक्ट का अपराध करने का
प्रयत्न करना। प्रयत्न का मतलब है यदि कोई व्यक्ति इस एक्ट का अपराध करने का कोशिश करता है, उसकी सजा होगी वो आजीवन कारावास की आदि हो सकती है, या उस एक्ट में जो उस धारा में जो सेक्शन में दी गई सजा है उसकी आधी सजा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये इसका उद्देश्य क्या है, इस एक्ट का उद्देश्य है 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौनाचार, अश्लीलता से प्रोटेक्शन करना, इसका ये उद्देश्य है। अब एक अपराध की रिपोर्ट, किसी व्यक्ति को बालक के साथ अपराध होने का पता चलने पर किशोर विशेष किशोर पुलिस यूनिट, अभी आपको पढ़ाया था जेजे एक्ट में, यानी SJPU स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, विशेष किशोर पुलिस यूनिट, जो 100 धारा 7 के तहत गठन होता है, DYSP रैंक का अधिकारी होता है, या CWPO चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, जो ASI रैंक का या ऊपर की रैंक का अधिकारी होती है थाना लेवल पे, वो सूचित करेगा। फिर पुलिस आगे उसकी रिपोर्ट लिखते हुए आवश्यक कार्रवाई करेगी। पीड़ित बालिका का मेडिकल 24 घंटे में कराया जाएगा और उसकी रिपोर्ट स्पेशल कोर्ट को 24 घंटे के भीतर देगा और उस बालक को CWC के समक्ष पेश करेंगे। ये जेजे बोर्ड के साथ मैंने इसीलिए पढ़ाया ताकि इन शब्दों को आप समझ सको। CWC के समक्ष पेश करेगा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पेश करेगा पीड़ित बालक या बालिका को। धारा 20 कहता बालक के लैंगिक शोषण से संबंधित यदि कोई व्यक्ति जानकारी उसको मिलती है कि बालक का लैंगिक शोषण हो रहा है, उसका फोटो चित्रण मीडिया, होटल, अस्पताल, क्लब के किसी व्यक्ति के पास है, तो उसकी जानकारी वो पुलिस को देगा, न कि उसको वायरल करेगा। यानी इस प्रकार की जानकारी पुलिस को देना आवश्यक है, उसको वायरल नहीं की जा सकती। यदि वो वायरल करता, जैसे किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत काम हुआ है, उसकी फोटो लेके वो वायरल करता है, पुलिस को सूचना नहीं देता है, वो खुद एक अपराध कर रहा है। इसलिए ये चीज ध्यान रखें। अब धारा 19 और 20 का उल्लंघन, यानी जो पुलिस को सूचना नहीं देगा या फोटो को जो वायरल करेगा, उसका उल्लंघन पे धारा 21 में का दंड है 6 महीने 1 वर्ष, यानी 6 महीने से लेके 1 वर्ष का इसका दंड है। प्रकाशन पर प्रतिबंध, यानी मीडिया या बालक का नाम का वर्णन फोटो प्रकाशित नहीं की जा सकती। यदि कोई प्रकाशित करेगा उसमें भी 6 महीने से लेकर के 1 साल का उसमें दंड है, यानी फोटो को प्रकाशित भी नहीं किया जा सकता। अब एक स्टेटमेंट बाय पुलिस उसका स्टेटमेंट कैसे लेगी? बालक, जो ऐसा बालक है जो पीड़ित बालक है, उस बालक के कथन उसके पसंद के स्थान पर उसके SI सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के रैंक का अधिकारी, यथासंभव जहाँ तक हो सके महिला अधिकारी द्वारा लिए जाएंगे, उसके भरोसे के व्यक्ति के साथ में लिए जाएंगे। साथ में ही जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसके साथ, यानी अपराधी से उसका संपर्क नहीं कराया जाएगा और रात्रि के समय उसको पुलिस स्टेशन पर नहीं रखा जाएगा, यानी पुलिस स्टेशन पर भी नहीं रखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को या तो बाल गृह में भेज दिया जाता है रात के लिए, या फिर किसी और सामाजिक कार्यकर्ता के यहाँ रख दिया जाता है और उसका नाम भी और उसकी पहचान भी उजागर नहीं कर सकते। ये धारा 24 कहती है। फिर 25 और 26 है उनका स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट और पुलिस कैसे लेगी? ये माता पिता या अन्य भरोसेमंद व्यक्ति की उपस्थिति में उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा। और उसमें यदि कोई, जैसे कोई भाषा है, मान लो बांग्लादेश का है, बांग्ला भाषा बोलता है जो समझ में नहीं आती है, उसके लिए द्विभाषीय को बुला सकते हैं, ये स्पेशल पावर है। और यदि कोई गूंगा बेरा है और जो बोल नहीं सकता, उसके लिए स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं, जो उनकी भाषा यानी उनके इशारे समझते हैं, जिनको स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, उनको बुला सकते हैं। फिर उनके जो स्पेशल शिक्षक की उपस्थिति में उनके बयान ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किए जाएंगे, यानी उनके माता पिता या भरोसेमंद व्यक्ति की मौजूदगी में उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। और एजुकेशन जो स्पेशल एजुकेटर को बुला सकते हैं, द्विभाषीय को बुला सकते हैं, और मजिस्ट्रेट भी ऐसा ही करेगा। यदि कोई बालिका है ऐसी, तो बालिका का मेडिकल है वो महिला डॉक्टर ही करेगा, उसकी पेरेंट या संरक्षक की मौजूदगी में।
यानी यदि कोई बालिका पीड़ित है तो उसका मेडिकल कराना होता है, उसका मेडिकल कौन करेगा? उसमें महिला डॉक्टर ही करेगी। उसके लिए पोक्सो कोर्ट खोले गए हैं जगह जगह पर। हर जिले में इस प्रकार के अपराधों के त्वरित निस्तारण के लिए, फास्ट निस्तारण के लिए पोक्सो कोर्ट खोले गए हैं। पोक्सो की जैसे आपको मैंने फुल फॉर्म बता दी थी, पोक्सो एक्ट खोले गए हैं इनके लिए। विशेष न्यायालय खोले गए हैं और इसके लिए स्पेशल पीपी की नियुक्ति की गई है पोक्सो कोर्ट में। बालक द्वारा अपराध या आयु का यदि कोई मसला होता है तो उसमें आयु का परीक्षण न्यायालय करा सकता है। यानी ऐसे मामले में बालक की जो आयु का परीक्षण है वो चिकित्सीय परीक्षण कराया जा सकता है, या उसकी मार्कशीट जो अंक तालिका होती है, जो बोर्ड के सर्टिफिकेट होते हैं, उसकी जन्म तिथि के आधार पर उसकी उम्र का निर्धारण किया जा सकता है। अब साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त से नहीं दिखा सकते, यानी उसका आमना सामना नहीं करा सकते। ताकि क्यों नहीं कराते हैं? ताकि उस पर कोई गलत असर नहीं पड़े। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई हिंसक अपराध किया, उसके साथ बालिका के साथ बलात्कार किया है। एक दो केस मैंने ऐसे देखे थे जिसमें एक पिता ने अपने नशे में नशा करके अपनी एक 7 साल की बालिका के साथ रेप किया, और जब उसकी पत्नी को पता लगा कि जब उसकी ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी तो वो पुलिस स्टेशन पर लेकर आए और बताया गया कि साहब इस प्रकार से उसने कृत्य किया गया है। उस बालिका को तुरंत मेडिकल इलाज करवाने के लिए भेजा गया, उसकी एफआईआर दर्ज की गई, और उसकी एफआईआर के बाद में उस मुलजिम को तलाश किया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। यदि 12 साल से कम उम्र की बालिका के साथ में कोई व्यक्ति रेप करता है, का अनुसंधान भी डीवाईएसपी रैंक का अधिकारी करता है। डीवाईएसपी रैंक का अधिकारी उसका अनुसंधान करता है। इस प्रकार से कई मतलब सबसे ज़्यादा जो इस प्रकार के रेप होते हैं जो 12 साल 16 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ में, वो उसमें मोस्टली या तो उसका कोई न कोई जानकार होता, नॉन पर्सन होता है, कोई रिश्तेदार होता है, या उसके पारिवारिक सदस्य होता है। आज के ज़माने में मोरल वैल्यू बढ़ाने की ज़रूरत है। इस प्रकार से मोरल वैल्यू बढ़ सकती है तो धीरे धीरे नैतिक पतन होता जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान देना होगा। आज अपन अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, आप लोगों को जो बातें आपकी बहन के लिए, जो माँ के लिए, मेरी बहन के लिए जो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो कतई दूसरे की बहन के लिए, दूसरे की माँ के लिए कभी प्रयोग नहीं करें। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। नैतिकता बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी कर लो, बातें फेंक लो, दोस्तों के साथ में फालतू फालतू की बातें कर लो, वो चीज़ें अलग है। परंतु एक बार गंभीरतापूर्वक आप सोच कर देखिए, जो बातें अपनी बहन के लिए अपने को अच्छी नहीं लगती है, वो बातें अपन किसी और को कह कर के उसका दिल दुखाना, उसको परेशान करना, प्रताड़ित करना, ये एक नैतिक मूल्यों की गिरावट को दर्शाता है। तो मैं सोचता हूँ आप लोग इसका फॉलो करेंगे। यदि कुछ लोग भी इसका फॉलो कर पाएंगे तो मेरा ये क्लास लेना, लेसन लेना मेरे लिए एक महत्वपूर्ण होगा। अब आगे बढ़ते हैं। साक्ष्य देते समय बालक का साक्ष्य देते समय अभियुक्त को नहीं दिखा सकते और विचारण बंद कमरे में हो सकता है। यदि कोर्ट को लगता है कि विचारण ऐसा इस पोक्सो एक्ट के मामले में कि जो ट्रायल चलती है कोर्ट में, उसमें और लोग नहीं देखे, तो वो एक बंद कमरे में बयान ले सकता है। उसके वही द्विभाषा और स्पेशल टीचर्स की सहायता से ले सकता है। अब जो परिभाषा है, प्रवेशन लैंगिक हमला यानी बालक की योनि, वेजाइना, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा स्वयं का या अन्य व्यक्ति का लिंग वस्तु शरीर का अन्य भाग प्रवेश कराना। ये जो अभी मैंने परिभाषा आपको बता दी थी, वही परिभाषा है इसका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में, धारा 3 में। फिर है इसकी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, धारा 5। इसमें क्या है, कोई पुलिस का अधिकारी करता है, कोई लोक सेवक करता है, कोई
सुरक्षा बल का सदस्य करता है, कोई प्राइवेट सरकारी अस्पताल करता है, सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला चोट पहुंचाते हुए करता है, रिपीटेड करते करता है, कोई गर्भवती बालिका से करता है, कोई रिश्तेदार नातेदार करता है, निवस्त्र नग्न करके करता है, सामुदायिक हिंसा के करता है, तो वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाता है, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ये है। उसके बाद में है उपरोक्त करते हैं जो प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाता है। फिर है सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट मैंने जैसा बताया था कि बालक के योनि, लिंग, गुदा या स्तनों का स्पर्श स्वयं या अन्य व्यक्ति से करवाना बिना प्रवेशन के, वो लैंगिक हमला कहलाता है। ये धारा 354 प्रकृति का है, लैंगिक हमला सेक्सुअल असॉल्ट। फिर है सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसकी परिभाषा जो है 11 में दी गई है। इसमें वो अभी बताया था, पोर्नोग्राफ दिखाना, बालक का पीछा करना, यानी 509 और ये 354D वाले जो कंटेंट्स हैं वो इसमें आते हैं पोक्सो एक्ट में। SMS, इंटरनेट मैसेज चेक करना, अश्लीलता है तो प्रलोभन देना, बालक को ब्लैकमेल की धमकी देना, ये सारे 354 जो ACD प्रकृति वाले हैं वो इसमें आते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट में। उसके बाद है अपराध का दुष्प्रेरण करना। यदि किसी कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए उकसाता या षड्यंत्र में शामिल होता तो ये कहा जाएगा वो अपराध का दुष्प्रेरण करता है। फिर है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए भाई आप चैट के माध्यम से, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? फटाफट कमेंट्स करिए भाई आप लोग, शॉर्ट धीरे चल रहे हैं और एक बार इसको वापस शेयर कर दीजिए। राष्ट्रीय 2007 में नवीन मीणा, शांति चौधरी, अंजनी सारण, राहुल गहलोत, सुरेश वर्मा, प्रीति सैनी, पवन जनवा, इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। और इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 महिला अनिवार्य है। तो अभी जो अध्यक्ष हैं वो है प्रियंक कानूनगो, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के। और राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की स्थापना है, राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की स्थापना 2010 में हुई थी और इसकी अध्यक्षा है वर्तमान में। कौन है अध्यक्षा भाई? राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा, जो कई बार चर्चा में आता है। राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की जो स्थापना हुई है वो 2010 में हुई है। उसकी अध्यक्षा कौन है? नवीन मीणा, संगीता बेनीवाल। शाबाश। अभी कई बार चर्चा में आता है ये, कई बार वो कॉग्निजेंस लेकर के गवर्नमेंट या उसको प्रशासन को गाइडलाइन देती रहते हैं। तो ये अपना चैप्टर हुआ था पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट से क्वेश्चन, पॉक्सो एक्ट और 376 इसमें से क्वेश्चन है वो बिल्कुल 100% आएंगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता, इसमें 100% क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज़ें?